हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे यहाँ रोज़ प्लांट अभी अच्छे खासे ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। फिर से अच्छे खासे फ्लावर्स इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अभी अच्छी हो रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ही अच्छा चल रहा है। ज़्यादा ठंडियाँ भी नहीं है, ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं है। सनलाइट भी अच्छी खासी प्लांट को मिल जाती है जिसकी वजह से हमारे प्लांट अभी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि मुझे बहुत बार ये कमेंट आती है कि हमारे जब भी हम रोज़ प्लांट लाते हो नर्सरी से तब उसके लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं भी रोज़ प्लांट नर्सरी से लाता हूँ उसके बाद उसके लीव्स जो लगे हुए लीव्स रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं। बाद में फिर से उसके ऊपर नए लीव्स आ जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेरा ग्लैडिएटर रोज़ का प्लांट है अभी रिसेंटली मैं नर्सरी से लाया हूँ। ये जितने भी लीव्स इसके ऊपर निकले हुए हैं सारे नए लीव्स निकले हैं और जो भी पुराने लीव्स थे वो सारे धीरे धीरे करके झड़ गए। तो उसका एक रीज़न होता है फ्रेंड्स, नर्सरी पे जो क्लाइमेट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, वो थोड़ा ह्यूमिड रहता है, जबकि आपके जो टेरेस का जो क्लाइमेट रहता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी थोड़ी कम रहती है। क्योंकि नर्सरी में ढेर सारे पौधे होते हैं और जितने ज़्यादा पौधे एक साथ में जब रखे हुए होते हैं तो उतनी वो एरिया की ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि पौधे ऐसा काम करते हैं जो क्लाइमेट को कूल करते हैं, क्लाइमेट के अंदर एक मॉडरेट ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाएगी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। और जब आप अपने टेरेस पे लाएंगे या तो अपने बालकनी में ये प्लांट को रखेंगे तब ऐसा क्लाइमेट प्लांट को नहीं मिलेगा। प्लांट के लिए क्लाइमेट टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैल्कनी में आपके पास इतने सारे तो पौधे नहीं होंगे, थोड़े बहुत पौधे होंगे जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी थोड़ी अलग हो जाएगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सनलाइट जो प्लांट को रेगुलरली जो लोकेशन पे जो प्लांट को रखा होगा नर्सरी में वहाँ पे जो सनलाइट मिलती है वो सनलाइट बाद में आपके यहाँ फिर से चेंजेस हो जाएगी, क्योंकि आपने लोकेशन थोड़ा चेंज कर दिया है। तो सनलाइट की जो टाइमिंग आवर्स वो सारे वगैरह चेंज हो जाएंगे, वाटरिंग चेंज हो जाएंगी क्योंकि आपके जो वाटरिंग करने का तरीका टोटली अलग हो जाएगा। बाद में फर्टिलाइजर्स जो नर्सरी वाले अप्लाई करते हैं, पेस्टिसाइड जो नर्सरी वाले अप्लाई करते हैं और आप जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तो टोटली हाथ अलग पड़ जाता है। जब हाथ अलग पड़ जाता है तो प्लांट को भी जो चीज़ की आदतें होती है वो चीज़ की आदतें की वजह से प्लांट अपने लीव्स येलो करना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, वो अपने पुराने लीव्स झाड़ देगा, बाद में फिर से उसके ऊपर न्यू शूट्स आएगी। अब आपको अपने हिसाब से प्लांट को केयर करना है। नर्सरी वाले ने उसके हिसाब से किया है, अब ये जो प्लांट है वो आपके घर पे आ गया है तो आपको आपके हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको सही करनी है। तो ये एक मेजर कारण है फ्रेंड्स कि आपके यहाँ रोज़ प्लांट के लीव्स येलो हो जाते हैं। अब जब ये लीव्स येलो होके गिर जाते हैं तो फिर से अब न्यू शूट्स हमें किस हिसाब से लानी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और दूसरे भी मैं आपको रीजंस बताऊँगा कि हमारे पास जो भी रोज़ प्लांट एग्जिस्टिंग रोज़ प्लांट होते हैं उसके लीव्स क्यों येलो होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रोज़ प्लांट है उसके ऊपर लीव्स येलो क्यों होते हैं। तो येलो लीव्स होने के बहुत सारे दूसरे रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स सनलाइट की मैं बात करूँगा, क्योंकि अगर रोज़ प्लांट को ठीक तरीके से सनलाइट नहीं मिलेगी तो बाद में उसके लीव्स येलो होना स्वाभाविक है। वो इसके लीव्स येलो होंगे ही अगर आपने इसको शेड में रखा हो तो मैक्सिमम सनलाइट इसको प्रोवाइड करिए। कम से कम 4 से 5 घंटे की मिनिमम इसको सनलाइट प्रोवाइड कीजिए, तभी जाके ये प्लांट आपके यहाँ अच्छे खासे ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करेगा। दूसरा रीज़न होगा पेस्ट या तो फंगस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि लीव्स के ऊपर येलो या तो ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स होंगे वो लगे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के ऊपर फंगस लगा है, तो आप तुरंत फंगीसाइड के एप्लीकेशन कर लीजिए। बाद में एक रीज़न और है फ्रेंड्स कि अगर आपके प्लांट के अंदर वाटरिंग आपने ज़्यादा की हो तो भी आपके प्लांट के लीव्स येलो होंगे, क्योंकि तब प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में चला जाएगा। क्योंकि ओवर वाटरिंग जब भी प्लांट के अंदर होती है तो प्लांट्स के रूट्स को थोड़ी डिस्टर्बेंस मिलती है, प्लांट के रूट्स धीरे धीरे करके रॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्लांट स्ट्रेस में जाएगा और अल्टीमेटली वो येलो लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक कारण आप चेक कर लीजिए। अगर आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो ऑलरेडी गीली है, ज़्यादा गीली है, अगर एक 24 घंटे के अंदर इसकी ऊपर वाली जो सरफेस की मिट्टी होगी वो ड्राई नहीं होगी तो बाद में आप समझ लीजिए कि आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर डाला है। तो ऊपर वाली जो मिट्टी होगी उसको थोड़ा हल्का सा ड्राई होने दे, उसके बाद उसके अंदर वाटरिंग करिए। बाद में रीज़न आएगा लो वाटरिंग यानी कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है,
प्लांट की जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की जो मूवमेंट रहनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा और येलो लीव्स प्रोड्यूस करेगा। तो लो वाटरिंग का मेन मकसद यही है फ्रेंड्स कि प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन पहुंचाना, क्योंकि मिट्टी के अंदर ठीक तरीके से ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं हो पाता। और इसीलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप रोज़ प्लांट लाते हो तो उसको एक मिट्टी का गमला प्रोवाइड करिए। मिट्टी के गमले के अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छी होगी प्लास्टिक के गमले के कंपैरिजन में। तो आप मिट्टी का गमला प्रोवाइड कीजिए और सॉइल थोड़ी सॉफ्ट रखिए, क्योंकि सॉइल के अंदर एयर सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। ज़्यादा हार्ड सॉइल आप प्रोवाइड करेंगे तो भी आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो करते हो तो ज़्यादा हार्ड सॉइल प्रोवाइड नहीं करें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पॉटिंग सॉइल फॉर रोजेज़, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सॉइल सॉफ्ट रखिए ताकि एयर सर्कुलेशन हो सके, वाटर भी ज़्यादा इसके अंदर जमा ना हो और हल्की सी मॉइस्चर सॉइल के अंदर बनी रहे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो मूवमेंट होगी वो अपने प्लांट के रूट्स को मिलती रहेगी। तो वो एक पॉइंट नोट कर दीजिए। लो वाटरिंग या तो ओवर वाटरिंग, दोनों में से एक हो सकता है। बाद में आ सकता है फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन, अगर आपने ज़्यादा प्लांट को फर्टिलाइज़ किया हो केमिकली। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग आप रोज़ प्लांट में जितना कम हो सके उतना कीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले से बोलते आया हूँ। रोज़ प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से ही आपके रोज़ प्लांट बढ़िया से बढ़िया ग्रो होंगे। अब मैक्सिमम फ्लावर्स लाने के लिए हमें रोज़ प्लांट की सॉइल के अंदर फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी होगी, जिसकी वजह से मैं यूज़ करता हूँ सुपर फॉस्फेट और पोटाश। तो वही चीज़ मैंने आप सभी के साथ सजेस्ट भी की है। वैसे DAP है, NPK है, ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यूज़ करते हैं रोज़ प्लांट्स में। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स है फ्रेंड्स, वो अगर उसके डोजेज ज़्यादा हो गया तो भी आपके प्लांट के लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आप वीकली बेसिस पे काउडंग या तो वर्मी कॉम्पोस्ट, दोनों में से एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आधे से भी आधी मुट्ठी थोड़ा ही यूज़ करना है, वीकली यूज़ करिए, ताकि प्लांट को धीरे धीरे करके फर्टिलाइजेशन मिलता रहे। साथ में आप जाइम फर्टिलाइज़र हुआ या तो रोज़ फूड आप 15 दिन में एक बार डाल दीजिए। तो ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालते रहिए, जिसकी वजह से इसके जो लीव्स होंगे वो ग्रीन निकलेंगे। जो रिक्वायरमेंट अमाउंट से प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए उतनी नाइट्रोजन मिलेगी, ज़्यादा नाइट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आप DAP या तो NPK ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स बर्न हो जाएंगे, साथ में ये फ्लावरिंग करना भी बंद कर देगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी डोज होते हैं वो डोजेज के हिसाब से ही आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करिए। तो मेरे हिसाब से तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स 20 से 30 दिन में एक ही बार यूज़ करिए और थोड़ा सा यूज़ करिए। हमें सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स के हिसाब से ही प्लांट को केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करिए। तो ये तो एक फर्टिलाइजेशन का एक कारण हो गया। बाद में एक रीज़न आएगा फ्रेंड्स कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट, अगर आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट लगे होंगे तो आपको आराम से पता ही चल जाएगा कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट लगे हैं। जैसे कि कोई ब्लैक कलर के धब्बे लगे हैं, या तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स, या तो वाइट कलर की निशानियाँ, वो सारे एक टाइप के इंडिकेशंस होते हैं आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक लीव या तो थोड़ी एक ब्रांचेस आपके प्लांट की इन्फेक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से दूसरे लीव्स भी उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं और येलो होकर गिरना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैंने आपको बेसिक रीज़न सारे बता दिए हैं फ्रेंड्स के रोज़ प्लांट के लिए ये जो येलो लीव्स होते हैं वो ये सारे रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे कि आप नया रोज़ प्लांट लाते हो और उसके लीव्स येलो होके झड़ रहे हैं तो उसमें टेंशन मत लीजिए, आपको उसके ऊपर न्यू शूट्स प्रोड्यूस करनी है। तो न्यू शूट्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने प्लांट की लोकेशन एक सही सिलेक्ट करिए जहाँ पे बहुत ही अच्छी सनलाइट मिले, कम से कम 4 से 5 घंटे की सनलाइट इसको प्रोवाइड करिए। बाद में सॉइल आप इसको एडिक्वेट अच्छी सॉइल प्रोवाइड कीजिए, उसके ऊपर मेरी वीडियो है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए किस हिसाब से सॉइल हमें प्रोवाइड करनी है। तो ऐसी सॉइल आप इसको प्रोवाइड करिए जिसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मात्रा अच्छी खासी हो। तो मैंने वो पॉटिंग सॉइल जो कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया है, तो वो आप देख लीजिए। तो एक अच्छी सॉइल इसको प्रोवाइड करिए और वाटरिंग आप इसको डेली करिए। अब डेली का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको ये बोलूँ कि डेली का मतलब ये है कि जब आपकी प्लांट की सॉइल बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो, बहुत ही कीचड़ वाली मिट्टी हो, तो ऐसी मिट्टी के अंदर तो बिल्कुल भी वाटरिंग हमें नहीं करनी है। मिट्टी का ऊपर का जो लेवल होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा हल्का सा ड्राई होगा, तब आप उसके अंदर वाटरिंग करिए। और फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करिए।
तो पहले तो आप इतना कर लें, बाद में आप पेस्टिसाइड अच्छा खासा सिलेक्ट करिए। जैसे कि मैं अपने रोज़ प्लांट के ऊपर रोगौर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करता हूँ। रोगौर पेस्टिसाइड से जितने भी ख़राब से ख़राब ऑलमोस्ट 99% जितनी बीमारियाँ मेरे या रोज़ प्लांट की रोगौर पेस्टिसाइड से ख़त्म हो जाती है। नीम पेस्टिसाइड आप 15 दिन या तो 10 दिन के अंतर में यूज़ करिए। अगर आपके यहाँ नीम पेस्टिसाइड से ही पेस्ट भाग जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीम पेस्टिसाइड यूज़ करिए। बाद में फंगीसाइड, फंगस आपके रोज़ प्लांट के ऊपर लगने ही लगने वाला है, तो आप 15 दिन या तो 10 दिन में एक बार फंगीसाइड अप्लाई कर दें। या तो आप जब भी नया रोज़ प्लांट अपने गार्डन में लाते हो तो पहली बार आप रोगौर पेस्टिसाइड का अच्छी तरह उसके ऊपर स्प्रे कर ले। जितने भी डैमेज लीव्स है वो सारे निकाल दे, येलो लीव्स निकाल दे, अच्छी तरह प्लांट के ऊपर रोगौर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर ले। बाद में 3 दिन या तो 4 दिन के बाद आप अपने प्लांट के ऊपर बेविस्टिन फंगीसाइड का स्प्रे कर ले। तो बेविस्टिन फंगीसाइड का स्प्रे आपको 15 दिन में एक बार करना है, लेकिन जब पहली बार आप प्लांट लाते हो घर पे तो बाद में जब भी आप रोगौर पेस्टिसाइड अप्लाई करते हो उसके 3 से 4 दिन बाद आप बेविस्टिन पेस्टिसाइड का अप्लाई करिए। दोनों पेस्टिसाइड को साथ में मिला के बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि दोनों को आप मिलाएंगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर बर्निंग्स आ जाएंगी। इसीलिए दोनों को अलग अलग यूज़ करिए। रोगौर का काम करने का तरीका पूरा अलग है और बेविस्टिन का काम करने का पूरा तरीका अलग है, तो दोनों को मिक्स मत करिए। वो एक फंगीसाइड है, बेविस्टिन एक फंगीसाइड है और रोगौर एक इंसेक्टिसाइड है। तो इंसेक्ट और फंगस दोनों को भगाना है। अगर दोनों ये चीज़ आपके प्लांट के ऊपर नहीं लगेगी तो बाद में आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, न्यू शूट्स वगैरह डेवलप होगी। तो बेसिक इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि आपके प्लांट के ऊपर न्यू शूट्स डेवलप हो सके। जितने भी पुराने पत्ते हैं उसको झड़ने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, फिर से न्यू पत्ते आपके प्लांट्स के ऊपर जनरेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें करने में लगभग आपको 1.5 महीना या तो 2 महीना कम से कम लग जाएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये जो मेरा ग्लैडिएटर रोज़ का प्लांट है, ये मैं लगभग 2 महीने पहले लाया था। 2 महीने में इसने मुझे 2 बार फ्लावरिंग करके दे दी है और मैं ज़्यादा इसके ऊपर अभी फ्लावरिंग से एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट करता हूँ न्यू शूट्स। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यू शूट इसके ऊपर निकल रही है, यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी न्यू शूट निकल रही है। तो ये हिसाब से प्लांट के ऊपर न्यू शूट्स जनरेट होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका प्लांट ग्रो करेगा बाद में उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो आप अभी एकदम से प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग की एक्सपेक्टेशन ना रखें, थोड़ा टाइम जाने दे, 2 महीना 2.5 महीना जाने दे, उसके बाद आप फ्लावरिंग की एक्सपेक्टेशन रखिए। वैसे तो अभी की सीज़न अब जाने वाली सीज़न है, क्योंकि अभी रोज़ प्लांट तो एक्चुअली लाना चाहिए बारिशों की सीज़न में। ये सारे जितने भी रोज़ प्लांट मैंने परचेज़ किए हैं वो मैंने बारिशों की सीज़न में परचेज़ किए हैं, और अभी बारिशों की सीज़न में अगर आप प्लांट को परचेज़ करेंगे तब से आप इसकी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे तो 2 महीने या तो 2.5 महीने के बाद ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि ठंडियों में ये आपको मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट देगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। और अभी की सीज़न में, जैसे कि अभी की ये जनवरी है तो फरवरी में आप रोज़ प्लांट लाओगे तो बाद में आप इतना एक्सपेक्ट ना करिए कि आपके प्लांट मैक्सिमम ब्लूम करेंगे। आपको प्लांट को मेंटेन करना है अप टू नेक्स्ट विंटर्स तक। तो तब तक अगर आप अपने प्लांट को अच्छी तरह मेंटेन कर लेंगे तो नेक्स्ट विंटर्स तक आपके ये जो रोज़ प्लांट है वो आपको मैक्सिमम फ्लावर्स करके देंगे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है फ्रेंड्स, आपके रोज़ प्लांट को अच्छी खासी ग्रोथ, नए रोज़ प्लांट जो नर्सरी से आप लाते हो उसको अच्छा खासा ग्रो करने के लिए। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।